अनीता, पायल और दिव्या तीनों पक्की सहेलियां थीं। अनीता गरीब थी, लेकिन पायल और दिव्या अमीर थीं। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद तीनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद एक दिन दोनों अमीर सहेलियां गरीब अनीता के घर गई। फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं गरीब सहेली के घर आई अमीर सहेलियां। अनीता, पायल और दिव्या की दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। तीनों की दोस्ती के बीच अमीरी और गरीबी की कोई दीवार नहीं थी। तीनों एक साथ एक बेंच में बैठकर लेक्चर अटेंड करती। लेक्चर खत्म होने के बाद, यार मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चल कैंटीन चलते हैं, समोसे खाएंगे। हाँ चल चलते हैं। चल अनीता। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। अनीता, तुझे पता है ना कि हम दोनों तेरे बिना कुछ नहीं खाएंगे, अब बहाने मत बना, हमारे साथ चल। दिव्या और पायल अनीता को खींचकर कैंटीन ले जाते हैं। वहां तीनों समोसे और रोल खाते हैं। दिव्या और पायल रोज ऐसा करते थे। उन्हें पता था कि अनीता घर से कुछ खाकर नहीं आती है, इसलिए वो दोनों भी अपने घर से भूखे ही कॉलेज आते थे। अनीता को खिलाने के लिए दोनों उसे कैंटीन ले जाते। वहां तीनों जमकर खाते और पेमेंट की बारी एक दिन पायल की थी तो एक दिन दिव्या की। मैं कितनी लकी हूं कि तुम दोनों मेरी फ्रेंड हो। भगवान करे सातों जन्म में तुम दोनों ही मेरी फ्रेंड बनो। अच्छा, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है, हमारी परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं। तूने नोट्स तो बनाए होंगे ना? हाँ, मैंने सारे नोट्स बना लिए। तो कल उन्हें लेकर आ जाना, हम दोनों फोटोकॉपी करा लेंगे। दूसरे दिन अनीता अपने नोट्स लेकर कॉलेज आती है। पायल और दिव्या उसके नोट्स का फोटोकॉपी करा लेते हैं। तीनों परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद कॉलेज की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। अनीता पायल और दिव्या की खूब मदद करती है। परीक्षा खत्म होने के बाद तीनों सहेलियों की शादी हो जाती है। पायल और दिव्या की शादी शहर के सबसे अमीर घरों में होती है, तो वहीं अनीता की शादी एक गरीब घर में होती है। शादी के कुछ महीने बीत जाने के बाद एक दिन पायल ने दिव्या को फोन किया। हेलो दिव्या। हाय पायल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ यार, कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। हाँ यार, हम तीनों कॉलेज में कितनी मस्ती करते थे। चल अनीता को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेते हैं, फिर तीनों ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन हमारे पास तो उसका फोन नंबर ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसके घर चलते हैं, उससे मिल भी लेंगे और ढेर सारी बातें भी हो जाएंगी। लेकिन हम उसके घर कैसे जाएंगे, हमने उसका घर देखा ही नहीं। अनीता की शादी का कार्ड अभी भी मेरे पास रखा है, उसमें उसके ससुराल का एड्रेस है। दिव्या अनीता की शादी के कार्ड से उसके ससुराल का पता निकालकर अपने मोबाइल फोन में सेव कर लेती है। पायल और दिव्या दोनों आपस में बातें करके एक शाम अनीता के घर जाती हैं। अनीता अपने ससुराल में अपने सास ससुर के लिए चाय बना रही थी। तभी उसके घर के सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। अनीता की सास कमला और ससुर योगेंद्र ने खिड़की से देखा। हमारे गरीब मोहल्ले में इतनी महंगी गाड़ी से कौन आया है? पता नहीं कौन है, लेकिन ये गाड़ी हमारे घर के बाहर क्यों रुकी है? लगता है कहीं कोई गलती से इधर का रास्ता भटक गया है। योगेंद्र और कमला ने देखा कि गाड़ी से दो लड़कियां बाहर निकली और वे दोनों उनके ही घर की तरफ बढ़ रही थीं। ये दोनों तो हमारे घर की ओर आ रही हैं। आने दो, किसी का पता पूछने आ रही होंगी। तभी पायल और दिव्या ने दरवाजा खटखटाया। योगेंद्र ने दरवाजा खोला। आप लोग कौन है? पायल और दिव्या ने आगे बढ़कर योगेंद्र के पैर छुए और कहा, नमस्ते अंकल, अनीता यही रहती है ना? योगेंद्र पायल और दिव्या के संस्कार से काफी प्रभावित हुए। खुश रहो बेटी, अनीता यहीं रहती है, लेकिन तुम दोनों कौन हो? अंकल, हम दोनों अनीता की सहेलियां हैं। मैं, पायल और अनीता, हम तीनों कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद हमारी शादी हो गई और शादी के बाद हम तीनों कभी मिले ही नहीं। आज हमारा मन हुआ कि हम अनीता से मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा करें, इसीलिए यहाँ चले आए। आओ बेटी, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी अनीता बहू को बुलाता हूँ। पायल और दिव्या घर के अंदर आते हैं। अनीता के ससुराल में मेहमानों के बैठने के लिए सोफा नहीं था, सिर्फ प्लास्टिक की कुछ कुर्सियां थी, वो भी टूटी हुई। एक कुर्सी पर कमला बैठी हुई थी। पायल और दिव्या ने कमला के पैर छूकर उसका भी आशीर्वाद लिया। अनीता बहू। आई पिताजी। अनीता अपने हाथ में 2 प्याली चाय लेकर भागी भागी बाहर आती है। पिताजी, माँ जी, ये रही आप दोनों की चाय। तभी अनीता की नजर पायल और दिव्या पर पड़ती है। अरे पायल, दिव्या, तुम दोनों अचानक यहाँ? बस तेरी याद आई और हम यहाँ आ गए। और तुझे बताते कैसे? तेरा मोबाइल नंबर ही नहीं है हमारे पास। वो तो तेरी शादी का कार्ड मैंने संभाल कर रखा था, उसमें से तेरे घर का पता निकाल कर हम यहाँ आ गए। क्यों, हमारा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों का आना मुझे बहुत अच्छा लगा।
अनीता बहू, तेरी सहेलियां पहली बार तेरे घर आई हैं, इन्हें अपने कमरे में ले जा। ठीक है माँ जी। अनीता पायल और दिव्या को अपने कमरे में ले जाती है। अनीता के कमरे में कोई बेड नहीं था। फर्श पर एक गद्दा बिछा हुआ था जिस पर एक फटी हुई चादर बिछी थी। अनीता को पायल और दिव्या की अमीरी के आगे आज अपनी गरीबी पर बहुत शर्म आ रही थी। पायल और दिव्या दोनों जाकर फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठ जाती हैं। सॉरी यार, मेरे घर में कोई बेड या सोफा नहीं है। तुम दोनों ने आने से पहले बता दिया होता तो मैं कुछ इंतजाम कर लेती। हम तेरा बेड और सोफा देखने नहीं आए, हम तो तुझसे मिलने आए हैं। हाँ अनीता, तेरे घर में क्या है और क्या नहीं, हम दोनों को इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो बस अपनी प्यारी सहेली को देखना चाहते थे, इसीलिए चले आए। तो शादी के बाद गायब भी हो गई, न कोई फोन न कोई मैसेज। यार, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में छोटी सी नौकरी करते हैं। उनकी तनख्वाह बस इतनी है कि हमारा गुजारा किसी तरह चल जाता है। वो मुझे मोबाइल फोन नहीं दिला सकते। तीनों सहेलियां आपस में बातें कर रही थी कि अनीता के पति अमर घर आ जाते हैं। अनीता अमर को पायल और दिव्या से मिलवाती है। अनीता, शादी के बाद पहली बार तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे घर आई हैं। इनके लिए कुछ अच्छा बना लो। चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं जीजू, आप ऑफिस से अभी अभी आए हैं, आप आराम कीजिए। अनीता की मदद करने के लिए हम हैं ना। तीनों सहेलियां रसोई में चली जाती हैं। रसोई में टूटी हुई चाय की कप रखी हुई थी जिसमें अनीता अमर को चाय देती है। आज अनीता को अपनी गरीबी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चाय देकर जब वो वापस रसोई में आती है तो देखती है कि पायल और दिव्या सब्जियां काट रही थीं। अरे तुम दोनों ये क्या कर रही हो? अमर अभी पनीर लाने जा रहे हैं, आज पनीर की सब्जी बनेगी। चाय पीकर अमर पनीर लाता है। अनीता रात के खाने में पनीर की सब्जी और चावल बनाती है। वाह अनीता, तेरे हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। तेरे आगे तो बड़े बड़े शेफ भी फेल हैं। हाँ यार, तू तो कमाल का खाना बनाती है। सभी लोग खाना खा रहे थे तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। हमारे मोहल्ले में काफी पानी भर गया है और बारिश भी काफी तेज है। आज रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। हाँ, लगता है आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। इतनी तेज बारिश में कहीं गाड़ी खराब हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अनीता के घर में एक ही बेड था जिस पर योगेंद्र और कमला सोते थे। आपने पायल और दिव्या को रोक तो लिया, लेकिन हम इन्हें कहाँ सुलाएंगे? इन्हें फर्श पर सोने की आदत नहीं है। अनीता बहू, हमारे बेड पर पायल और दिव्या को सुला दे। मैं और कमला फर्श पर सो जाएंगे। ठीक है पिताजी। अनीता बेड पर एक धुली हुई चादर बिछा देती है और पायल और दिव्या को उस पर सोने के लिए कहती है। अंकल आंटी कहाँ सोएंगे? बेटी, तुम हमारी चिंता मत करो, हमें तो फर्श पर सोने की आदत है। नहीं आंटी जी, आप और अंकल फर्श पर सोए और हम दोनों बेड पर, ये हमें मंजूर नहीं। आप और अंकल बेड पर सो जाइए। आज हम तीनों सहेलियां एक साथ फर्श पर सोएंगे और रात भर ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन बेटी, तुम लोगों को फर्श पर नींद नहीं आएगी। आंटी जी, हमारे साथ हमारी प्यारी सहेली होगी ना तो हमें कहीं भी नींद आ जाएगी। हम अनीता के साथ वक्त गुजारने आए हैं और अपने पुराने दिनों की याद ताजा करने आए हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बेड पर सो रहे हैं या फर्श पर। योगेंद्र और कमला को पायल और दिव्या का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। तुम दोनों के व्यवहार से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों अमीर हो और हम लोग गरीब। अंकल, हम दोनों पैसों से अमीर जरूर हैं, लेकिन आप लोग दिल से अमीर हैं। आप हमारे लिए अपना बेड छोड़ने को तैयार हो गए। घर आए मेहमान का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए, इस बात का ज्ञान तो बड़े बड़े पैसे वालों को भी नहीं होता है। आज हम दोनों को यहाँ आकर जितने अपनापन का एहसास हुआ है उतना हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाकर भी नहीं होता। अनीता ने पायल और दिव्या को गले से लगा लिया। तीनों सहेलियों ने एक साथ फर्श पर रात बिताई और खूब बातें की। दूसरे दिन जाने से पहले पायल ने अमर से कहा, जीजू, मेरे पति को उनके बिजनेस के लिए एक मैनेजर की जरूरत है और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए। पायल अमर को अपने साथ घर ले जाती है और अपने पति के बिजनेस में उसे मैनेजर की पोस्ट दिला देती है। इस तरह अनीता की गरीबी भी दूर हो जाती है। आदित्य की शादी जानवी से होती है। शादी के बाद आदित्य की सास उसकी इकलौती और खूबसूरत साली अनाया की शादी की जिम्मेदारी उसे सौंप देती है। अब आदित्य अपनी खूबसूरत साली की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगता है। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं खूबसूरत साली की शादी। आदित्य जयमाला के लिए जानवी का इंतजार कर रहा था। ओफो, ये जानवी को भी जयमाला के लिए आने में कितना वक्त लग रहा है, पता नहीं कब आएगी। तभी जानवी स्टेज पर आती हुई दिखाई देती है। आखिरकार जानवी आ रही है।
लेकिन इसके साथ ये बला की खूबसूरत लड़की कौन है जो इसके बगल में चल रही है? कहीं ये जानवी की छोटी बहन अनाया तो नहीं? अरे यार, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? अगर इसे पहले देख लिया होता तो इसी से शादी करता। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। चलो, ये मेरी साली तो है, बस इतने से ही संतोष कर लूंगा। वैसे भी साली आधी घर वाली होती है। आदित्य अपने मन में ये सब सोच ही रहा था और जानवी उसके पास आ जाती है। क्या सोच रहे हैं जीजा जी? दीदी के गले में वरमाला नहीं डालेंगे क्या? सोच रहा हूं कि ये वरमाला आपके गले में डाल दूं। ना ना जीजा जी, ऐसा सोचना भी मत। अब जल्दी से दीदी के गले में वरमाला डालिए। ठीक है, आप कह रही है तो मैं आपकी दीदी को वरमाला पहना देता हूं। उसके बाद आदित्य और जानवी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। कुछ देर के बाद शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं और शादी संपन्न हो जाती है। जानवी की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ दिनों के बाद, आदित्य बेटा, जानवी की माँ ने तुम दोनों को पग फेरों के लिए बुलाए है। तो कल जानवी को लेकर उसके मायके चले जाना। ठीक है माँ, इसी बहाने मेरी खूबसूरत साली अनाया से भी मुलाकात हो जाएगी। क्या कहा तूने? कुछ नहीं माँ, मैं कल जानवी को लेकर उसके मायके चला जाऊंगा। दूसरे दिन आदित्य जानवी को लेकर उसके मायके जाता है, जहां अनाया उन दोनों का स्वागत करती है। वेलकम जीजू, हमारे घर में आपका स्वागत है। क्या लाऊं आपके लिए, ठंडा या गरम? आप तो अगर ठंडा भी लाएंगी तो आपके हाथों में आकर वो गर्म हो जाएगा। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ भी ले आइए। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं शादी के दिन से देख रही हूँ तुम अनाया से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अरे मेरी जान, एक ही तो साली है मेरी, क्या मैं उससे मजाक भी नहीं कर सकता? तभी जानवी की माँ शीतल वहां आती है। सही कहा आपने दामाद जी, एक ही साली है आपकी और अब इसकी शादी की जिम्मेदारी आपकी है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप तो जानते हैं कि जानवी और अनाया का कोई भाई नहीं है। आपके ससुर जी से अब अकेले कुछ नहीं होता, इसलिए अनाया की शादी की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए, मैं इसके भी हाथ पीले कर दूं। आदित्य मन ही मन सोचता है कि अनाया की शादी काश मुझसे ही हो जाती। काश अनाया की शादी मुझसे ही हो जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आप क्या सोचने लगे दामाद जी? कुछ नहीं, मैं अनाया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर आपको बताता हूँ। तभी अनाया शरबत लेकर आती है। लीजिए जीजू, शरबत पीजिए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। थोड़ी देर में आप दोनों को खाने के लिए बुलाती हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की खाना भी बनाती है? हाँ, माँ ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। फिर तो आपके लिए लड़का मिलना और भी आसान हो जाएगा। आदित्य की इस बात पर अनाया शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। पग फेरों की रस्म के बाद दूसरे दिन आदित्य और जानवी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद शीतल आदित्य को फोन करती है। दामाद जी, आपने अनाया के लिए कोई लड़का देखा? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं आपको 2-3 दिन में बताता हूँ। ठीक है दामाद जी। आदित्य अनाया के रिश्ते के लिए सोचने लगता है। इतनी खूबसूरत साली को कौन अपने से दूर भेजना चाहेगा? अनाया की शादी किसी ऐसे लड़के से करवा देता हूँ जो मेरे आसपास ही रहता हो। तभी आदित्य को विजय का ध्यान आता है। विजय आदित्य की टीम में काम करता था और उसका घर आदित्य के घर के पास ही था। अनाया की शादी विजय से करवा देता हूँ। काम के सिलसिले में अक्सर विजय के घर जाना होता ही है, इसी बहाने मेरी खूबसूरत साली मेरी नजरों के सामने रहेगी। आदित्य उसी समय शीतल को फोन करता है और विजय के बारे में बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, दोनों बहनें आसपास रहेंगी तो उनका दिल भी लगा रहेगा। आप विजय से कह देना कि कल हम लोग रिश्ते की बात करने उसके घर आएंगे। विजय और उसके माता पिता की रजामंदी भी तो लेनी जरूरी है। माँ जी, आप तो बस ये रिश्ता पक्का समझिए, विजय के माता पिता मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। ठीक है दामाद जी, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी। दूसरे दिन शीतल अपने पति सुभाष के साथ विजय के घर आती है। विजय के माता पिता आदित्य से बहुत प्रभावित थे, इसलिए आदित्य की साली का रिश्ता वे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और उसी दिन अनाया और विजय की सगाई भी हो जाती है। इस बात से सबसे ज्यादा खुशी आदित्य को होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अब अनाया भी हमारे पड़ोस में रहने आ रही है। क्या बात है, अनाया की शादी से आपको कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। अरे भाई, खुशी क्यों नहीं होगी? तुम दोनों बहनें पड़ोस में रहोगी, एक दूसरे से रोज मिलोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अनाया का साथ पाकर तुम्हें खुशी मिलेगी और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा, तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। तुम जरूर कुछ गलत सोच रही होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं तो मैं आपके लिए गलत क्यों सोचूंगी भला? अच्छा, अब हमें अनाया की शादी की तैयारी करनी है। हाँ, माँ ने मुझे सब बता दिया है। मैं शॉपिंग का काम संभालूंगी, आप कार्ड छपवाने, मैरिज हॉल बुक करने और बैंड बाजे का काम संभाल लीजिए। ठीक है। अब आदित्य और जानवी अनाया की शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और 1 महीने बाद अनाया की शादी विजय के साथ हो जाती है। शादी के बाद आदित्य रोज सुबह शाम किसी न किसी बहाने से विजय से मिलने उसके घर चला जाता। अरे सर, आप अभी तो सुबह के 8:30 बजे हैं। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। मैंने सोचा कि अब तो हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बन चुके हैं, तो क्यों ना एक साथ ही ऑफिस आए जाएं। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। ठीक है, मैं अभी आया। विजय। जी सर। अनाया से कहना मुझे एक गिलास पानी दे दे। ठीक है सर, मैं अभी आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। तभी थोड़ी देर में विजय की माँ आदित्य के लिए पानी लेकर आती है। आंटी, आपने क्यों तकलीफ की? अनाया को भेज देती। बेटा, अनाया कपड़े धो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई। ठीक है माँ जी। पानी पीकर आदित्य विजय को लेकर ऑफिस चला जाता है। शाम को भी दोनों साथ में घर लौटते हैं। आदित्य विजय को उसके घर ड्रॉप करता है और तभी वो एक लंबी उबासी लेता है। क्या बात है सर, लगता है आप बहुत थक गए हैं। हाँ, आज ऑफिस में कितना ज्यादा काम था। मीटिंग पर मीटिंग, फिर प्रेजेंटेशन। थकान तो होगी ही। अगर एक कप चाय मिल जाती तो। चलिए ना सर, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। आदित्य ने ये सब इसलिए किया था कि वो अनाया से मिल सके, लेकिन जब वो घर के अंदर गया तो विजय के पिताजी ने बताया कि अनाया और कैलाशी दोनों बाजार गए हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। सर, चाय तो पीते जाइए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। नहीं, चाय फिर कभी पी लूंगा। आदित्य वहां से अपने घर आ जाता है। इसी तरह अब आदित्य रोज अनाया को देखने के लिए विजय के घर आता और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाता और शाम को उसे घर ड्रॉप कर देता। लेकिन उसे अनाया कभी भी दिखाई नहीं दी। इस बात से आदित्य चिढ़ गया। खूबसूरत साली के रोज दर्शन करने के लिए अपने उस जूनियर से उसकी शादी करवाई, जो मेरे पड़ोस में रहता है, लेकिन शादी के बाद एक दिन भी अनाया मुझे नजर नहीं आई। अब आदित्य इस बात का गुस्सा ऑफिस में विजय पर निकालने लगा। उसे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगा। एक दिन की बात है। विजय आज ऑफिस क्यों नहीं आया? आने दो उसे, इस बार तो उसे जॉब से निकाल दूंगा। तभी आदित्य के पास एक मेल आता है। अरे, ये तो विजय की मेल है। क्या विजय ने रिजाइन कर दिया? ओह नो। तभी आदित्य के पास विजय की कॉल आती है। हेलो सर, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। मुझे नई जॉब मिल गई है, वो भी बेंगलोर में। लेकिन तुम्हें बेंगलोर जाने की क्या जरूरत है? फिर यहाँ अनाया और तुम्हारे माता पिता कैसे रहेंगे? सर, वे सभी मेरे साथ बेंगलोर जाएंगे। कंपनी की ओर से मुझे वहाँ रहने के लिए फ्लैट दिया जा रहा है। इतना कहकर विजय फोन रख देता है। मेरी खूबसूरत साली मुझसे दूर जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। आदित्य शाम को घर लौटते वक्त विजय के घर जाता है, लेकिन घर में ताला लगा हुआ था। तभी आदित्य के फोन पर एक मैसेज आता है। ये तो अनाया का मैसेज है। मैसेज में लिखा था, डियर जीजू, मैं और विजय जानते हैं कि आप बहाने से मुझसे मिलने के लिए हमारे घर आया करते थे और मुझसे ना मिल पाने की खींच आप विजय पर निकालने लगे। इस बात का पता तो मुझे आपकी शादी के वक्त ही लग गया था कि आपकी नजर मुझ पर है। सोचिए, ये बात दीदी को पता लग जाती तो उनको कैसा लगता। कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती। इसलिए हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैसेज पढ़कर आदित्य बहुत शर्मिंदा होता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। Please subscribe this channel.